जी भैया, कैसे हैं? बढ़िया सब लोग। तो प्रीवियस डिस्कशन में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है अभी तक साइन कन्वेंशन के बारे में। ठीक है, साइन कन्वेंशन के बारे में डिस्कस कर लिया है, रे ऑप्टिक्स के बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हमको नेक्स्ट रिलेशन डराइव करना है, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। इस तरीके से ये कोई एक कॉनकेव मिरर दे रखा है आपको, दिस वन इज द कॉनकेव मिरर। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल हो जाएगा, यहाँ पे फोकस मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इतनी सारी चीजें सब पढ़ चुके हैं हम लोग। तो अगर कोई भी एक ए बी रे है, सपोज दिस वन इज द रे ए बी, कोई भी रे ए बी है और वो आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें पता है कि कोई भी अगर रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्लेक्शन के बाद पास होनी चाहिए फोकस से। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे फोकस से पास हो जाएगी। अब अगर हम इस पॉइंट क्यू मान लेते हैं, क्यू पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी रे ए बी इंसिडेंट हो रही है। इस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होना चाहिए? दैट शुड पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा ऐसे। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए। तो ये एंगल आपका क्या कहलाएगा? दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इस एंगल की बात करें तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है। ठीक, और मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज अल्फा। ये भी मान लिया हमने क्या कि ये एंगल हमारा कितना है? अल्फा है। तो हमने कंसीडर क्या क्या किया है? कंसीडर हमने किया है, कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ए बी इंसिडेंट एट पॉइंट Q and it passes through the focus after the reflection। ठीक है, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास हुई है? प्रिंसिपल फोकस से पास हुई है। तो इसमें हमें समझना क्या क्या है, जरा वो देख लेते हैं। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम बात करते हैं, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये एंगल हमने लेट कर रखा है। ठीक, हमने क्या लेट किया है? लेट एंगल क्यू सी एंड एफ इज अल्फा। ठीक है, इसको हमने अल्फा लेट किया। अब जरा बात करते हैं जरा फ्रॉम द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया जाए तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए? एंगल आर के बराबर होना चाहिए। नहीं होना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। अब अगर हम बात करें इस लाइन को जरा ध्यान से देखिए। ये ए बी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल टू द सरफेस है, और ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फ्रॉम द फिगर और डायग्राम we can see that हम क्या देख सकते हैं? AB जो है इंसिडेंट रे, दैट इज पैरेलल टू CP। ये पैरेलल है CP के, है ना? AB क्या है? पैरेलल है CP के, और एक इसको लाइन ऐसे कट कर रही है, दैट इज CQ, है ना? तो यहां से हम देख सकते हैं, देन एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल अल्फा। ये भी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये आपके ऐसे एंगल्स हैं जो एक लाइन ऐसी कट कर रही है, जो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस को अगर एक लाइन ऐसे कट करती है तो ये एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, है ना? ये एंगल्स कैसे होते हैं?
इक्वल होते हैं ये एंगल्स। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक लाइन कट कर रही है तो ये एंगल्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद जरा बात करते हैं। हमने देखा कि एंगल आई बराबर एंगल आर के है और एंगल आई ही बराबर है एंगल अल्फा के। ये दो चीजें समझ में आ रही ना। एंगल आई बराबर है आपके आर के और एंगल आई ही बराबर है अल्फा के। देन अगर हम मान लें ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर 1 और 2 को ऑब्जर्व किया जाए तो एंगल आर बराबर हो जाएगा किसके? एंगल अल्फा के। एंगल आर बराबर हो जाएगा आपका एंगल अल्फा के। कोई दिक्कत? एंगल आर किसके बराबर हो गया? एंगल आर बराबर हो गया एंगल अल्फा के। अब जरा इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो। सो वी कैन सी दैट in triangle CQF और QCF, in triangle QCF अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल R बराबर है एंगल अल्फा के। एंगल R बराबर है एंगल अल्फा के। तो क्या ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है कि अगर ट्रायंगल के कोई दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने की जो साइड्स होंगी वो भी इक्वल लेंथ की होंगी, है ना। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। कहां से पढ़े हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से कि अगर ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके सामने की साइड्स भी इक्वल लेंथ की होती हैं। देन CF should be equal to FP। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? CF बराबर किसके होना चाहिए? CF बराबर होना चाहिए FP के। अब यहाँ पे हम एक कंसीडरेशन करेंगे। इफ the aperture of the mirror is small। क्या देख रहे हैं? अगर अपर्चर जो है मिरर का वो छोटा है, ठीक है, ये वाली चीज अगर इसका जो ये बेंडिंग आपको दिख रही है ना ये कम है, अगर ये बेंडिंग कम है आपकी तो उस केस में हम कंसीडर कर सकते हैं कि एफ क्यू जो होगा वो लगभग बराबर होगा किसके? एफ पी के, है ना। एफ क्यू किसके बराबर होगा? लगभग वो बराबर होगा एफ पी के। कोई दिक्कत? अब एफ क्यू बराबर हो गया एफ पी के और हमको पता है ऑलरेडी कि एफ पी किसके बराबर है? सी एफ के। एंड ऑल्सो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपका एफ पी और एफ क्यू बराबर है तो इस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी से हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि सी एफ बराबर है एफ क्यू के। तो यहां से जो आपका मिल रहा है एफ पी वो किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा या इक्विवेलेंट हो जाएगा, लगभग इक्वल होंगे दोनों सी एफ के। ठीक है, एफ पी इक्विवेलेंट हो जाएगा सी एफ के क्योंकि एफ पी बराबर है एफ क्यू के। इतनी बात समझ में आई? तो अगर एफ पी बराबर सी एफ हो गया तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं? अगर हमको सी एफ की चाहिए वैल्यू, सी पी की वैल्यू चाहिए, सी पी की वैल्यू, तो सी पी की वैल्यू है क्या? सी पी की वैल्यू है देन सी पी दैट इज सी पी शुड बी इक्वल टू सी एफ प्लस एफ पी। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सी पी किसके बराबर है? ये पूरी डिस्टेंस सी एफ प्लस एफ पी के बराबर है। तो ये अगर डिस्टेंस इसके बराबर है तो सीपी हमको पता है ये डिस्टेंस कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। ये डिस्टेंस आपकी बोली जाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां से सीपी क्या है आपकी? सीपी जो है वो बराबर है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। और सीएफ तो ऐसे लिखा रहने दो। एफपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एफपी की जगह फिर से सीएफ के लिख सकते हैं। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका बराबर हो गया R इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी एफ दैट इज 2 टाइम्स सी एफ। और 2 टाइम्स सी एफ के बाद R को हम लिख सकते हैं 2 और सी एफ है क्या? आपका फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन होता है, रेडियस इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। क्लियर टू एवरीवन? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा
वो है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन या प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन, या लिख सकते हैं लॉज ऑफ, या लिख लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, जरा उनको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला इमेज फॉर्मेशन का प्रिंसिपल ये कहता है, क्या कहता है पहला इमेज फॉर्मेशन का, डायग्राम से समझते हैं डायरेक्ट। तो डायग्राम कहता है अगर ये कॉनकेव मिरर है आपका कोई, ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी आपकी जो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होगी, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपकी। तो आने वाली कोई भी अगर रे है और वो किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर कोई भी आने वाली रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, इन दिस केस वी विल ऑब्जर्व दैट द प्रीसीडिंग रे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये आपका पहला लॉ कहता है, क्या कहता है, ऑल द रेज कमिंग parallel to the principal axis, parallel to the principal axis will pass through the focus after the reflection from द मिरर, या कॉनकेव मिरर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी रे अगर आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए। ये आपका पहला इमेज फॉर्मेशन का लॉ है या प्रिंसिपल है, ठीक। सेकंड की बात करते हैं, सेकंड इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम बात कर लें, ये आपका कोई भी कॉनकेव मिरर है, कोई भी ये कॉनकेव मिरर है, ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। अब ये लॉ कहता है कि कोई भी रे अगर आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, कोई भी रे अगर आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो क्या लिखेंगे सेकंड लॉ, all the rays passing through the focus will be parallel or will go parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। कोई भी रे अगर आपकी प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ये दो लॉज हैं आपके। थर्ड लॉ की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको समझ लीजिए। अगर थर्ड लॉ की बात करते हैं तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ हमारा कहता है कि अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। थर्ड लॉ कहता है, थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर आपका मान लो ये कोई कॉनकेव मिरर है, ये कोई भी कॉनकेव मिरर है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक, तो ये क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी, अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस कर लेगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एनी रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर will retrace its path after the reflection
फ्रॉम द मिरर। तो कोई भी रे अगर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर से क्या करेगी, उसी पाथ को रिट्रेस कर लेगी। ठीक, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर कोई मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर रही है, ये दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, इसके बाद अगर फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फोर्थ स्टेटमेंट देखते क्या कहता है, ये फोर्थ स्टेटमेंट देखते क्या कहता है। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है कि अगर मान लो ये कोई हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कोई भी कॉनकेव मिरर है और कोई भी रे यहाँ से ऐसे पास हो रही है, तो ये क्या है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये हो जाएगा फोकस, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका पोल है। तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, ये स्टेटमेंट कहता है कोई भी रे अगर आपकी डायरेक्ट इंसिडेंट हो रही कहाँ पे, इंसिडेंट हो रही है आपके पोल पे, कोई भी रे अगर इंसिडेंट हो रही है पोल पे, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर को फॉलो करती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो एनी रे कमिंग टू द पोल will follow the law of reflection, that is angle I should be equal to angle R। एंगल I और एंगल R हमेशा सेम रहेंगे। अब इन लॉज को स्टडी करने का पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि अभी हम कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेजेस को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि एक कॉनकेव मिरर कैसे इमेजेस को बनाता है, और उसको समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन लॉज की स्टडी करनी पड़ेगी। अगर ये लॉज आपको नहीं पता है तो आप इमेज फॉर्म नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? तो पहले इनको अच्छे से 1 बाय 1 समझने की जरूरत है, इनको समझ लेंगे, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। ठीक, इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर्स। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर्स देखते हैं हम लोग। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर देखते हैं। तो पहला रखते हैं तो मान लो ये आपका कॉनकेव मिरर है, कोई भी कॉनकेव मिरर है इस तरीके से। ये आपका पोल हो जाएगा, ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। थोड़ा सा डिस्टेंस पे लेते हैं, आप मीजर करके ही बनाएंगे ये डिस्टेंसेस। कैसे मीजर करना है, ये डिस्टेंस जितनी होनी चाहिए ये डिस्टेंस भी उतनी ही लेंथ की होनी चाहिए। ठीक है, स्केल से मेजर किए हुए करने के बिना मत बनाइएगा, वरना एक भी डायग्राम सही नहीं बनेगा, सब इधर उधर भागते हैं। ठीक है, तो स्केल से मेजर करके आपको ये डिस्टेंस लेनी है, जितनी ये डिस्टेंस होनी चाहिए उतनी ही डिस्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 हमको पता है। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द C, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं आप ही खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, मान लेते हैं कोई भी यहाँ पे खड़ा हुआ है ऐसे पर्सन, तो उससे आने वाली रेस पहली कहाँ से पास होगी, पहली पास अगर मान लेते हैं उससे आने वाली रेस पहली जा रही है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो फर्स्ट लॉ को फॉलो करना है हमको। अगर कोई भी रे क्या हो रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पास होनी चाहिए आपकी फोकस से, तो इस तरीके से पास होगी। कोई दिक्कत, इस तरीके से पास होगी। अब दूसरी रे को अगर हम क्या करें, दूसरी रे को अगर हम फोकस से पास करवा दें तो वो कहाँ से पास होनी चाहिए, फोकस से अगर हम पास करा दें तो फोकस से पास होने के बाद वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपकी इमेज वहां बनेगी जहां पे ये दोनों रेज आपस में कट कर रही हैं। तो इमेज कैसी बननी चाहिए, इमेज ऐसी बनेगी, इमेज आपकी ऐसी बनेगी। समझ में आई बात, इमेज आपकी ऐसी बनेगी। तो इमेज का साइज दिख रहा होगा, अगर ये हाइट है आपकी तो इमेज की हाइट ये हो गई है,
इसका मतलब इमेज, पहली चीज देखो यहां से आने वाली रेज कहाँ जा रही है, तो पैर यहाँ थे, पैर यहाँ ही रहेंगे, सर की इमेज यहाँ पे पहुंच रही है आपकी, तो इमेज बन रही है कहाँ, इन बिटवीन द सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है इमेज आपकी। दूसरी इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, इमेज की प्रॉपर्टी ये है कि वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, इमेज के पैर यहाँ है, सर यहाँ है, और ये कैसा था, पैर प्रिंसिपल एक्सिस पे थे, सर ऊपर की डायरेक्शन में था, ठीक। और साइज आपको देख के पता चल रहा होगा कैसी हो गई है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है इमेज। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। इमेज कैसी बन रही है, इन बिटवीन सी एंड एफ, इन्वर्टेड हो गई है और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो ये आपका पहला केस है। अब 10th की क्लास में ये आपसे पूछा जाता है, 10th की क्लास में आपको ये बताना होता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, तो इमेज की प्रॉपर्टीज बतानी होंगी, और इमेज की प्रॉपर्टीज ये आपके सामने लिखी हुई है, बहुत ईजी है, समझ सकते हैं। सेकेंड केस देखते हैं, when the object is placed at C, जब हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है अपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये मान लेते हैं क्या है, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा हुआ, तो मान लेते हैं आप ही खड़े हैं यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसे आप खड़े, तो आपसे आने वाली रेज, पहली रे जो पैरेलल जाएगी, मेनली हमको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो 3 स्टेटमेंट अभी इमेज फॉर्मेशन के देखे हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके इमेज बनानी है। तो पहली रे जो इस मिरर के पैरेलल जा रही, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होनी चाहिए, इट शुड पास थ्रू द फोकस, तो ये फोकस से पास होनी चाहिए। सेकंड रे जो फोकस से पास होगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जानी चाहिए, इट शुड पास थ्रू द और इट विल पास थ्रू द, सॉरी क्या होनी चाहिए, इट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी। तो यहां से देख सकते हैं जितने साइज के आप थे उतनी ही साइज की आपकी इमेज बनी हुई है, दोनों सेम लेंथ की बनी है ना। तो अगर इसमें इमेज की प्रॉपर्टीज लिखनी हो, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी, पहली इमेज कहाँ बन रही है, लोकेशन बतानी होगी, द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, इमेज कहाँ बन रही है, सी पर ही इमेज बन रही है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेम साइज की बन रही है, साइज सेम है। थर्ड थिंग, इमेज कैसी हो गई है, उल्टी हो गई ना, तो लिख देंगे इन्वर्टेड इमेज, इमेज इन्वर्ट हो गई है, उल्टी हो गई है। तो ये सेकंड केस है, ठीक, दोनों केस समझ में आ गए होंगे इजीली। थर्ड केस की बात करते हैं, थर्ड केस की जरा बात करते हैं, केस थर्ड देखते हैं कहाँ बनेगा। तो अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें इन बिटवीन सी एंड एफ, थर्ड केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट is placed in between C and F, C और F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मान लेते हैं ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये आपका पोल हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और इसके बीच में कहीं हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह हम आप ही की इमेज बनाए दे रहे हैं, ठीक। तो ये अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इससे पहले आने वाली रेस कहाँ से पास होनी चाहिए, यहाँ से पास होनी चाहिए। ऐसे पहले रे हमेशा कहाँ कैसे आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, पहली रे कैसे आएगी, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही ले जानी है आपको। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद उसको पास कर देना है फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास कर देना है, फोकस से। सेकेंड रे क्या करेगी, सेकेंड रे फोकस से पास होगी, और अगर फोकस से पास हुई है तो उसकी इमेज ऐसे बननी चाहिए, ठीक। और ये इमेज बनेगी बियॉन्ड सी,
बियॉन्ड सी बनेगी इमेज इस तरीके से, और इमेज को देख रहे हैं कैसी बन रही है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इमेज कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की प्रॉपर्टी इसमें कौन कौन सी रहेंगी, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी के आगे बन रही है इमेज। इसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी कहती है इमेज, पहली बात सी के बियॉन्ड बन रही है, सेकंड थिंग कह रही है कि इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हुई है। और अगली प्रॉपर्टी ये कह रही है लार्जर देन ऑब्जेक्ट है। कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। ठीक, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। अगली प्रॉपर्टी बात करें तो सी पे रख के देख लिया, सी और एफ के बीच में रख के देख लिया। अब हम रखेंगे इमेज को फोकस पे रख के देखते हैं। व्हेन, फोर्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पे, तो ये मान लेते हैं कॉनकेव मिरर है, कोई भी, कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत इतना में, इजी सी बात है। अब मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ प्लेस है ऐसे, तो आने वाली पहली रेस कहाँ से जाएगी, वो हमेशा पैरेलल आएगी और फोकस से ही पास होगी ऐसे। फोकस से ही पास होनी चाहिए ऐसे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, फोकस से ही पास होनी चाहिए। सेकंड रे जो होगी वो, अगर हम देखो फोकस से तो यहाँ पास नहीं करा सकते हम, इस वाली रे को फोकस से पास करा पाएंगे, सेकंड रे को नहीं करा सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, उसको पास करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई भी रे आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिट्रेस कर लेगी अपने पाथ को। और इस केस में हम देखेंगे कि इमेज बन रही है हमारी इन्फिनिटी पे, है ना। इमेज कहाँ बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज, इन्फिनाइट पे बनेगी इमेज। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक, इतनी बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब अगला केस देखते हैं हम लोग। इसमें पहले भी जरा देख लेते हैं ये क्या है। इमेज की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, इमेज की प्रॉपर्टीज की, तो पहली तो हमेशा लार्ज बनेगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कह रही है कैसी बननी चाहिए, पहली लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई, इन्फिनिटी बनेगी। ठीक, और लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, एट इन्फिनिटी बनेगी, और इस केस में भी कैसी बनेगी, इन्वर्टेड ही रहेगी, इमेज इन्वर्टेड ही रहेगी। पिछले जितने भी केस पढ़े हैं हर एक केस में हमने देखा है द रेज आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, द रेज आर इंटरसेक्टिंग, रेज जो है वो रियल में इंटरसेक्ट कर रही है ना, द रेज आर इंटरसेक्टिंग रियली और इन रियलिटी, जैसा कि देखा जा सकता है। तो अगर रेज कभी भी रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इमेज भी आपकी कैसी होगी, रियल इमेज होगी। तो अभी तक जितने भी केसेस पढ़े हैं सबने कैसी इमेज बन रही है, रियल इमेज बन रही है। ठीक, अब हम लास्ट केस पढ़ने जा रहे हैं, इसका कौन सा, वो ये है कि हमने प्लेस कर रखा है ऑब्जेक्ट को, फिफ्थ केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in between focus and pole और फोकस के बीच में हमने रखा हुआ है। तो मान लेते हैं ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कोई मिरर हो गया, ये पोल है इसका, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ऐसे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक, ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो क्या करेंगे, पहली रे को हम पास कराएंगे पैरेलली। पहली रे जो पैरेलल पास होगी, पहली रे जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। दूसरी रे को हम पास करवाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई भी रे पास हो रही है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगी। अब इन दोनों रेस को अगर हम
पीछे बढ़ाएंगे तो देखेंगे कहीं भी ये मिल नहीं रही है, आपस में मिल नहीं रही, तो क्या करना पड़ेगा, रेस को ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि ये आपस में जाके ऐसे कहीं आगे मिलेंगी, है ना। ये रेस क्या करेंगी, आपस में जाके ऐसे कहीं मिलेंगी। तो जहाँ मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी आपकी, यहाँ मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगी ऐसे, दिस इज द इमेज, ये इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, तो कहाँ इमेज बन रही है, इमेज की अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो बियॉन्ड द मिरर बन रही है इमेज, बियॉन्ड द मिरर बन रही है इमेज। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। और बात करें तो यहाँ पे रियल में तो ये रेस इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, हमको करवानी पड़ी है ना, ये रेस को क्या कराना पड़ा है, आपको इंटरसेक्ट कराना पड़ा है आगे बढ़ा के। तो इस केस में आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बन रही है। और साथ में कैसी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ही है, इन्वर्टेड तो है नहीं इसमें, तो इन्वर्टेड नहीं है तो कैसी है, इरेक्ट है, इमेज आपकी खड़ी हुई है। ठीक है, इमेज आपकी खड़ी हुई है। तो ये सारी इमेजेस का केस था जो कि हमने 1 बाय 1 पढ़ लिया है। कई बार प्रॉपर्टीज पूछ ली जाती है, कई बार रे डायग्राम पूछ लिया जाता है, मेनली 10th के पर्पज से पूछा जाता है, ये 12th में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।